सारे आप में से जब भी कोई आए तो मेरे को एक बार आवाज़ बता दीजिएगा सही आ रही है ना, ताकि मैं। जब भी आप आ जाएं, लक्ष्मी सर आप आ गए हो तो एक बार ज़रा देख लीजिए आवाज़ सही आ रही है ना, ताकि मैं फिर बात शुरू करूं धीरे धीरे। अरे आप कैमरे पे आ सकते हैं सर, इसमें आ रहा है ऑप्शन, ले लूं मैं आपको। आ रही है कोई बात, बस कंफर्म कर दे मेरे को, ताकि फिर हम लोग एक बार सब लोग आ जाएं तो बात शुरू कर पाए। और जो वैसे तो मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। हाय विधि। हाय। हेलो सर, बढ़िया है ना? अभी रुकिए मैं आपको नीचे लेता हूँ अपने आप को। जी और जी जी। आवाज अच्छी आ रही इसको है ऐसे सर। करते हैं। एक मिनट, अच्छा मेरे को हेडफोन। आपकी आवाज बिना हेडफोन के भी अच्छी आ रही है सर। साथ में कर सकते हैं, ऐसे ही करते हैं, बातचीत ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं रुकिए एक बार अपना वो लगा लेता हूँ इसको यहाँ पे किसी किताब के ऊपर। और नहीं सर, बातचीत मेरे ख्याल से बातचीत से ज्यादा आप वन हाँ, वे इसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मैं चाह रहा था कि लेखन के एक एक पहलू को अच्छे नहीं से नहीं, कवर। ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप जैसा बताएं सर, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं आप साइन बताएंगे ऑफ वैसे मैं। करता हूँ। मैं साइन ऑफ करता हूँ और दोस्तों ठीक। जो लोग इससे जुड़ चुके हैं फेसबुक लाइव पर, उन सब की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ दुर्गा प्रकाश दुबे जी का। हमारे हम सबके पसंदीदा लेखक हैं, लेकिन आज हम उनके एक दूसरे पक्ष पर बात करने वाले हैं। आज वो हमारे मेंटर हैं, वो आज हमें बताने वाले हैं कि अगर हम में से कोई भविष्य में लेखन में करियर बनाना चाहता है तो वो कैसे बनाए, उसके जी व्यवस्थित वो क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं। तो स्वागत है आपका दुबे जी। मैं साइन ऑफ करता हूँ और यहाँ ठीक से है आप सर, आगे बढ़ाइए। मैं बात ठीक है करता सर। हूँ। मैं धन्यवाद बात सर, करता हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ये मौका देने के लिए कि मैं बात कर पाऊँ यहाँ पे। और फिर हम लोग करते हैं इसके बाद अलग से बात। तो मेरे ख्याल में मोटा मोटा लोग आ गए हैं, आवाज़ भी आ ही रही है, और तो शुरू करते हैं इससे पहले कि और टाइम वेस्ट न करते हुए। तो जो प्राइमरीली मेरे को सर ने भी कि कैसे कैसे हम रहेंगे इसमें, मैं एक मिनट। तो अभी आवाज़ आ रही होगी बेटर मुझे लगता है, एक बार कोई बस बता दे मेरे को कि आवाज़ कंफर्म आ रही है। तो शुरू ही करते हैं इसमें कि जो सबसे पहले है ना, कि राइटिंग को लेके जो करियर बनाना है, पहले तो आप लोग देखिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, अभी तो एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस हो गई है। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर लोगों का उसमें हो जाएगा। और आई एम श्योर कि आप मैं एक चीज़ बस, किसी भी जो इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिनको बोला जाता है, या उसमें कि एक पेपर कभी भी लाइफ में ये डिसाइड नहीं करता कि आपको कितना लंबा रास्ता जाना है। इतनी छोटी सी बात है, मेरे को ये बहुत पहले ही समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने कोई भी पेपर अपनी लाइफ में सीरियसली नहीं दिया। आईआईटी के 12th के बाद के पहले महीने में ही मुझे जब समझ में आ गया था, जब मैं तैयारी करने गया था। लेकिन फिर भी जैसे मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से, चूँकि मेरे पिताजी, मेरे घर में जो बैकग्राउंड है हमारे घर में, वो ब्यूरोक्रेट थे। और अच्छा, ये नीचे कमेंट्स आ रहे हैं। तो 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 वो ब्यूरोक्रेट थे, खुद ही सरकारी नौकरी में थे, तो मैंने वो पूरा माहौल देखा है सरकारी नौकरी का, उन सरकारी कॉलोनीज़ का, और बहुत सारे छोटे शहरों में कि कैसे वो शेपअप होता है। और जो मैं जर्नी की तरह शुरू करता हूँ कि क्यों मैं राइटर बना, और क्यों हम लोग राइटिंग में आने का मतलब क्या होता है। तो जो जब छोटे थे तो बहुत छोटे छोटे शहरों में रहे, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं आप में से बहुत सारे लोग जो कल को नौकरी करेंगे, कल को ये जब ज्वाइन करेंगे कोई भी सर्विसेज, तो एक चीज़ कांस्टेंट रहेगी कि आप एक जगह बहुत लंबे समय तक नहीं रहने वाले। वो आपके घर बदल जाएंगे, आपके बीवी, आपके बच्चों के दोस्त बदल जाएंगे, आपके पति और आपके बच्चों के दोस्त बदल जाएंगे रिस्पेक्टिवली। और आप अलग अलग जगहों पे, जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, जो मैं अक्रॉस द ग्लोब जितने भी ब्यूरोक्रेट से मिला हूँ, यूपीएससी क्लियर किए हुए, पीसीएस या यूपी सर्विसेज क्लियर किए हुए, कि कोई भी चेंज से वो लोग नहीं घबराते किसी भी तरीके से। और वो एक मैंने कांस्टेंट चीज़ देखी कि 2 साल में ट्रांसफ़र हो गया, 1 साल में हो गया, 6 महीने में हो गया, इस तरीके का। लेकिन आज चूंकि मेरा टॉपिक, मैं कोई उसका यूपीएससी की तैयारी या किसी भी तरीके की तैयारी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आज आपको राइटिंग के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ जो मोटा मोटा इस तरीके से रहेंगी कि
लेखन कितनी तरीके का होता है, क्या क्या लिख के कितना पैसा आप कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और कैसे लोगों को राइटिंग में आना चाहिए। और उसमें बस मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि क्यों आपको आप राइटर हो या ना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट आपको लिखना चाहिए, या आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी में, पढ़ने की एक्टिविटी में क्यों होना चाहिए। एक हम लोग यहाँ टर्म चलता था सर्वांगीण विकास करके, जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात होती थी, और जिसमें जो बहुत बड़ा पार्ट है, जैसे इस पूरी दुनिया में जो बहुत सारे, अगर आप देखेंगे जो मेजर चेंजेस हैं, जो जिन लोगों ने दुनिया बदली, उनको अगर आप कोर में जाएंगे ना, तो वो उनकी जो बिलीफ सिस्टम था वो किसी न किसी किताब से आता था। चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, या कोई भी हो, कहीं ना कहीं उन किताबों की वजह से वो इंस्टिगेट हो। पूरी की पूरी रशियन क्रांति भी, जो माँ नाम की किताब है, उसमें कई सारे उसके फैक्टर रहे कि उन किताबों ने बहुत सारी दुनिया बदली। और आप भी जिस तरीके का पेपर, मोस्टली लोग जो तैयारी करने वाले हैं, जो फ्यूचर में शायद राइटर बने या आज की डेट में भी राइटर होंगे अभी एज सच, देखिए मैं ये जानता हूँ कि जैसे राइटर होना, जैसे ऐसे कोई सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं है कहीं पे राइटर होने का। एक दिन आप की एक किताब आती है या आपको एकदम से लोग राइटर मानना शुरू कर देते हैं, वो डिक्लेरेशन हो जाता है, और बाकी आप राइटर पहले से भी होते हो, चाहे आप लिखो, वो आपकी लिखी हुई चीज़ बाहर आई है या नहीं आई है। तो हर आदमी के अंदर उतना तो होता है। हम लोग फेसबुक से लेके सोशल मीडिया पे भी डेली कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, हमारे जो दिमाग में होता है, हमारे जो मन में होता है, जो हम सोच रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं। तो इसी समय में लेखन इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है, क्योंकि अब हर कोई लिख सकता है। आज से 15 साल पहले ऐसा नहीं था। 15 साल पहले ऐसे एवेन्यूज़ नहीं थे। जो चीज़ें आप पढ़ते थे वो कहीं ना कहीं से फ़िल्टर होके आती थी। कहीं आप पेपर में कोई अपना भेजते थे लिख के, या किसी मैगज़ीन में भेजते थे, तो वो कोई ना कोई एडिटर होता था, कोई ना कोई वहाँ पे उसको संपादित करता था, एक एडिट करता था, एक लेवल फ़िल्टर लगता था कि ये चीज़ छपेगी या नहीं छपेगी। लेकिन आजकल के समय में वो फ़िल्टर हट गया है। आप किंडल पे कुछ भी लिख के, कोई भी अपनी किताब मुश्किल से 1 घंटे में अपलोड करके आप एज अ राइटर टैग ले सकते हैं। लेकिन राइटर होना क्या होता है, लिखना कितने तरीके का होता है, तो वो वहाँ से हम जर्नी शुरू करते हैं कि पहले तो आप लोग किताबों से कैसे कैसे टकराते हैं। आप जो भी तैयारी कर रहे होंगे, कई बार क्या होता है ना कि जो 2 लोग पहुँचते हैं इंटरव्यू देने या जो राइटिंग देने, उसमें अगर दोनों ने रिटन पेपर क्लियर किया है ना, उसके बाद फिर एक और रिटन पेपर क्लियर, जो यूपीएससी का जो पैटर्न है, फिर एक ऐसे आता है, फिर एक मेंस होता है। यहाँ तक तो आपकी राइटिंग, कई सारे जो आपकी एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, सब कुछ वो चेक कर चुके होते हैं एक तरीके से कि कितने तरीके के लोग हमें चाहिए नहीं चाहिए। बट जो फाइनल इंटरव्यू राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड में जो चीज़ फ़र्क बनाती है, जो बाकी लोगों में और जो बाकी लोग जिनका नहीं हो पाता, जैसे सिलेक्शन से ज़्यादा रिजेक्शन होते हैं हिंदुस्तान में किसी भी एग्ज़ाम में, वो वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी बनाती है कि आप उसके लिए कट आउट हैं कि नहीं है। वहाँ पे यही चीज़ तो चेक की जाती है ना कि आप उस लायक हैं या नहीं है, आप इतना प्रेशर झेल पाएंगे नहीं झेल पाएंगे, या तमाम तरीके की चीज़ें। और वहाँ के लिए, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि किताब पढ़ के आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू में अगर आप दोनों लोगों ने, मान लीजिए कोर्स की किताब XYZ है, कोई भी किताब है जो हिस्ट्री की बुक है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, आप 2 लोगों ने सेम बुक पढ़ी है, सेम कुछ किया है, तो आप 2 लोगों का जो इंटरप्रिटेशन होता है उस चीज़ का, वो हमेशा अलग होता है। और इंटरप्रिटेशन केवल इस बेसिस पर नहीं होता कि वो क्लास में क्या पढ़ाया जाता है। आप जिस माहौल से आते हैं, आप जो खुद होते हैं, उस बेसिस पे आप उसको इंटरप्रेट करते हैं, और उसको इंटरप्रेट करते हैं, और उसी बेसिस पे वो लोग डिसाइड करते हैं। तो आपने चांसेस मैक्सिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि इंटरव्यू केवल यूपीएससी का एक वहाँ पे जाके नहीं देना, वहाँ पे लाके लाइफ नहीं ख़त्म होती। आप हर दिन 10 तरीके के लोगों से मिल रहे होते हैं, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस बात से नहीं डिसाइड होती कि आपके 10th में नंबर कितने थे, 12th में थे, आप हैं कौन। और आप हैं कौन, ये ज़रूर इस बात से डिसाइड होता है कि आपको इस दुनिया का, इस जीवन का एक्सपीरियंस क्या है, आप क्या लेके आते हैं टेबल पे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किताब ना, आपको अपने आप को समझने के लिए, हम लोग क्यों किताबें या कहानियाँ जो हमारी नानियाँ सुनाती थीं या हमारी दादियाँ जो सुनाती थीं, वो कहानियाँ क्यों ज़रूरी थीं, क्योंकि जब बच्चा आता है इस दुनिया में, तो हमें समझ नहीं आता कि इस दुनिया में हो क्या रहा है ना। हम लोग फिगर आउट नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता। और कहानियाँ जो हम सुनते हैं एक पैटर्न बनता है, तब हम फिगर आउट करते हैं कि जैसे हमारी नानी जो कहानी सुनाती थी ना, कि जो छोटा सा एक राजकुमार और एक बहुत बड़ा राक्षस है, तो जो छोटा सा राजकुमार है वो एक दिन राक्षस को हरा देता है। और यही लाइफ का जो सबसे डीप मैसेज होता है, वो यही होता है ना, कि चाहे प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो कोरोना जितनी बड़ी हो, एक ना एक दिन हम लोग इसके पार चले जाएंगे। ये हमें मालूम है। हो सकता है सब लोग में ना जाएं, कुछ लोग उस रास्ते में छूट जाएं, लेकिन
इंसान उसको पार पा लेगा। वर्ल्ड वॉर 2 को पार पा लिया हमने, उससे पहले जो क्राइसिस थी उसको पार पा लिया हमने। हज़ार तरीके की क्राइसिस आई हैं पूरे अभी तक के आदमी की जर्नी में, और वो पार पा जाता है। और ये कहानियाँ हमें बताती हैं कि राक्षस जो है वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो, एक छोटा सा राजकुमार, एक छोटी सी राजकुमारी उससे पार पा सकता है। तो ये जो आप फिगर आउट कर रहे हो, तो वो राक्षस जो होता है वो केवल राक्षस कहानियों का नहीं होता, वो राक्षस वो होता है जो आपके रास्ते में प्रॉब्लम आने वाली होती है, वो जो चीज़ें आपको रास्ते में मिलने वाली होती हैं। अब जो मैं इस कॉन्टेक्स्ट को इसलिए सेट कर रहा हूँ कि कहानियाँ आप जो होते हैं ना, वो अल्टीमेटली आपको जब इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है, किसी भी इंटरव्यू में जाएं, एंड वो आपसे जब पूछा जाता है ना कि भाई अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या बता रहे हैं, आप क्या बताते हैं कि भाई आपने 12th कहाँ से किया, आपके नंबर, आप स्कूल के टॉपर थे, आप गांव से आए हैं, आप यहाँ से आए। अल्टीमेटली अगर आप उसको डिकोड करेंगे उस बात को, तो आप अपनी एक कहानी बता रहे होते हैं, और उस कहानी से सामने वाले को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वो कहानी जितनी कन्विंसिंग तरीके से आप बताएंगे ना, उसी पर डिपेंड करेगा कि आप आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे। क्योंकि किताबें तो दो लोगों ने बराबर पढ़ी हैं, वो तो वहाँ तक पहुँच गए, दो लोगों का जो उसको इंटरप्रेट करने का तरीका था वो भी शायद एक जैसा होगा, लेकिन उसके बाद की जो बात है, वो जो कहानी है, वो आप अपने बारे में कितना सेल्फ अवेयर है। और किताबें ये काम करती हैं कि आपको सेल्फ अवेयर बनाती हैं। और किताबें क्या, पूरी दुनिया में जो घूमना फिरना बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, लेकिन किताबें इसलिए ज़रूरी हो जाती हैं ना क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है इस धरती पे, आप एक ही ज़िंदगी में सारे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो इसलिए किताबें पढ़ते रहने चाहिए कि भाई आपको वो बाकी लोगों ने जो अनुभव किया है वो आप अपने अंदर आत्मसात कर लें, आप उसको अपने अंदर डाल लें। तो अब इससे आते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ये अपनी कहानी, कम से कम आप पूरी दुनिया की कहानी जाने या ना जाने। जैसे बड़ा अनफॉर्चुनेट मेरे को कई बार लगता है, अगर मैं बोलता हूँ कि यार तेंदुलकर पे 4 पेज लिख दो, विराट कोहली पे 4 पेज लिख दो, 2 पेज लिख दो, तो बहुत सारे लोग लिख देते हैं। बहुत सारे लोग घंटों बोल सकते हैं तेंदुलकर के फॉर्म पे, विराट कोहली पे, ईशांत शर्मा पे, किसी पे भी। लेकिन अगर मैं उनसे बोलूँगा कि आप अपनी मदर के बारे में कुछ बोल दो, 2 पेज लिख दो, आप अपने बारे में 4 पेज लिख दो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो आपको मुश्किल हो जाती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि आपको अपनी कहानी सही से नहीं पता, आपको आप कौन हैं ये सही से नहीं पता होता है। और ये किताबें बहुत अच्छे से बताती हैं, क्योंकि किताब इस पूरे इंटरनेट, इस पूरे तामझाम, इस पूरे मायाजाल में हर एक चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने को तैयार बैठी है, किताबें वो स्पेस देती हैं कि आप सब बंद करके अपने साथ हो जाएं। जब आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो ये राइटर और जो कैरेक्टर के बारे में होती है उसके बारे में नहीं होती। वो किताब, वो कोई भी किताब आपको अपने तक लेके जाती है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्यों राइटिंग इंपॉर्टेंट है, और क्यों आपका कहीं पे भी आप जाके इंटरव्यू दें या कहीं पे भी कोई भी पेपर दें, वो कहानियाँ क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप जितनी अच्छी लाइफ में कहानियाँ सुनाएंगे, इर्रेस्पेक्टिव कि आप राइटर हैं या नहीं हैं, उतनी ही अच्छी आपकी जर्नी रहेगी शायद। अब मेरे को जो मैंने ब्रेक किया था ये सेशन, वो इस तरीके से कि राइटिंग कितने तरीके की होती है, आजकल किन किन व्यवसायों में लेखक की ज़रूरत होती है। तो राइटिंग का आप देख लीजिए, आप जो आसपास अपने देख रहे होंगे कितनी सारी वेब सीरीज़ आ रही हैं, फिल्में आ रही हैं, किताबें आ रही हैं। तो राइटिंग, इवन रेडियो पे बहुत सारी राइटिंग होती है, जो आप एक एक शब्द जो सुनते हैं, मोटा मोटा कोई ना कोई उसको लिखता है। कहीं पे भी जो आप शब्द किसी भी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, सुनते हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, वो चाहे किताबें हों, और इवन चाहे न्यूज़ की स्क्रिप्ट हो जो आपको सामने आके एंकर बोलता है, तो कोई ना कोई उसको लिख रहा होता है, तभी आप सुनते हैं उसको, है ना। तो आप ये देख लीजिए कि जो भी चीज़ आपको सुनाई पड़ रही है, इवन चाहे वो कोई भाषण हो किसी नेता के, हर चीज़ कोई ना कोई लिखता है, तभी वो आपके सामने उस फॉर्म में आती है। तो राइटिंग हर तरफ है, हर तरीके से। अब उसमें 2 तरीके के मेन टुकड़े होते हैं उसके, एक होता है फिक्शन और एक होता है नॉन फिक्शन। फिक्शन वो हो गया कि जैसे जो आप सीरियल देख रहे हैं, जैसे आप जो वेब सीरीज़ देख रहे हैं, वो सब फिक्शन राइटिंग है। एक तरफ नॉन फिक्शन वो होता है जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, कोई नॉन फिक्शन किताब में अगर कोई मान लीजिए कोई लद्दाख गया तो उसने अपना कोई यात्रा वृत्तांत लिख दिया, तो उस तरीके की राइटिंग नॉन फिक्शन में आती है। या फिर आपने कोई 60 साल जैसे जैक वेल्च की किताब है, जिन्होंने एक लंबे समय तक एक नौकरी की, एक ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर लेके गए, उन्होंने किताब लिख दी। या जैसे एक मैंने बहुत पहले 2-3 किताबें पढ़ी थी कॉर्पोरेट वाली की, हु सेज एलिफेंट कैन नॉट डांस, वो IBM के एक एग्जीक्यूटिव थे, उनकी लिखी हुई किताब थी। या फिर एक कहानी थी जो एप्पल का नाम हम सब ने सुना है, एप्पल को जिस आदमी ने निकाला था, स्टीव जॉब्स को जिस आदमी ने उनकी कंपनी से निकाला था, उसका नाम था जॉन स्कली।
तो जॉन स्कली की एक किताब है पेप्सी टू एप्पल, वो पेप्सी में मार्केटिंग हेड हुआ करते थे। तो वो सारे रियल अकाउंट होते हैं, वो सारी की सारी। तो ये नॉन फिक्शन उसका डिवाइड है, उसमें कई तरीके की होती हैं, स्वस्थ कैसे रहें से लेके अमीर कैसे बने तक, ये सब नॉन फिक्शन में आता जाता है। फिक्शन में वो आता है जो चीज़ का वैसा रिकॉर्ड नहीं होता, कोई फैक्ट नहीं होता, कोई ऐसा नहीं होता जैसे कैरेक्टर के बारे में कि हाँ यार, जैसे मान लीजिए आप गांधी जी की कोई किताब लिखेंगे, गांधी जी इसमें रियल कैरेक्टर, वो तुरंत नॉन फिक्शन हो जाएगा। आप उसको बहुत फिक्शनलाइज करने का स्कोप नहीं है, वो किसी न किसी उसमें वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं फिक्शनल स्टोरी, लेकिन वो होती नॉन फिक्शन है। मोटा मोटा जो चीज़ हुई है, एक्चुअली जो हुई है, और उसको वैसे लिख दिया है। अब नॉन फिक्शन में दो तीन तरीके की चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग जो शुरुआती दौर में जब लिखना शुरू करते हैं तो वो कविता लिखते हैं, है ना। तो कविता हो गया, उपन्यास हो गया, और शॉर्ट स्टोरी हो गया। मोटा मोटा ये अरेंजमेंट है पिछले कई सालों से कि शॉर्ट स्टोरी जो एक पेज से लेके 5-7 पेज 10 पेज तक खत्म हो जाए, 20 पेज तक खत्म हो जाए। लंबी शॉर्ट स्टोरीज भी होती हैं। और नॉवल वो होता है कि जब आप एक बुक उठाते हो उसमें एक पूरी सिंगल एक लंबी कहानी होती है, या फिर एक तो मोटा मोटा ये तीन कैटेगरी है। मोस्टली लोग जो शुरू करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक उम्र होती है जब आप पढ़ रहे होते हैं, जब पहली बार आपके इमोशंस जाग रहे होते हैं, 15 16 13 साल 14 साल में। तो आपको ये दुनिया, हर किसी लड़के को, हर किसी लड़की को ये लगता है कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है।
अभी आ रही है आवाज़? एक बार बता दीजिए, सॉरी मैं देख नहीं पाया। अभी आ रही है आवाज़? एक बार कोई कंफर्म कर दे मेरे को प्लीज़। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है। मैं एक बार देखते रहूँगा कमेंट की। ठीक है, सॉरी। तो अच्छा, इसीलिए शायद वो। ओके 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 ओके। अब अगर ब्रेक होता है तो सर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा उसमें। तो खैर एनीवेज, तो मैं जो बात बोल रहा था, जो उस समय रह गई, अब ब्रेक भी हो गई वो उसमें, कि जो राइटिंग है पूरी की पूरी, जैसे मैं पहले फिक्शन नॉन फिक्शन का कैटेगरी बता रहा था, और उसके बाद बता रहा था कि कैसे लोगों को राइटिंग में आना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है हर तरीके के लोगों को राइटिंग में, क्योंकि राइटिंग और कुछ भी नहीं है सिवाय इस दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने के अलावा। हर आपके क्लास में 20 लोग होते हैं, जैसे आपको मैं बहुत एक एग्जांपल से समझाऊं, कि एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल हुआ करता था, जिन लोगों ने भी थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी होगी फिफ्थ या सिक्स्थ या फोर्थ में भी। तो एक होता था ना कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी पानी में डुबोएंगे तो जो पानी हटेगा तो वो होता है। इस तरीके की हज़ारों डेफिनेशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, और जो भी बहुत सारे हाँ, तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, अगर आप किसी तो वो जो डेफिनेशन है ना, कोई भी साइंस की डेफिनेशन है वो सेम रहेगी, लेकिन अगर आप खरगोश और कछुए की कहानी किसी को सुनाएंगे एक क्लास में 60 लोगों की, और आप उनसे 5 मिनट बाद वो कहानी दोबारा सुनेंगे, तो हर किसी का कहानी का वर्जन अलग होगा। वो वर्जन इसलिए अलग होता है क्योंकि वो जो अलग वर्जन है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, और जो आप अपनी तरफ से डालते हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आता है? जिस माहौल से आप आते हैं, जो आपके दोस्त होते हैं, जिस तरीके की आप किताबें पढ़ते हैं, जिस तरीके के लोगों से आप मिलते हैं, जितना आप इनपुट लेते हैं, क्योंकि हम देखिए इस दुनिया में ओरिजिनल कुछ भी नहीं होता ना, हर चीज़ आप इस दुनिया से लेते हैं, और वही चीज़ आप हर चीज़ आप उसको वापस करते हैं, और वो पॉइंट ऑफ व्यू आप डालते हैं उसमें। तो और वही पॉइंट ऑफ व्यू आपको दूसरे आदमी से अलग करता है। वो आप लोग बोलते हैं ये बंदे की ना बात अलग है। तो जैसे मैं जो उससे पहले बात जो मिस हो गई, मैं यही बता रहा था कि एक इंग्लिश अगस्त नाम की किताब है। जैसे मैं ये बता रहा था कि किसको किसको राइटर होना चाहिए, तो जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और उसके बाद किताब लिखी। जैसे कि एक इंग्लिश अगस्त नाम की किताब है उपमन्यु चैटर्जी की, और वो उन्होंने यूपीएससी क्लियर करने के बाद लिखा बहुत सारे। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई एग्ज़ाम दे के आप राइटर बेटर हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या बिना लिखे, इसका कोई कोर्स नहीं है। मैं एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मिस हो गई होगी, शायद मैं दोबारा बस बता दूं, अगर सुन भी लिया तो दोबारा सुन लें आप लोग, कि इस देश में एक एवरेज डॉक्टर बनने के लिए कम से कम आपको 12th के बाद 7 या 8 साल देने पड़ते हैं। एक एवरेज इंजीनियर बनने के लिए 4 साल प्लस 1 साल की कोचिंग, 5 साल देने पड़ते हैं। उसके बाद आप 2-4 साल नौकरी करते हैं। एक एवरेज एमबीए बनने के लिए आपको 2 साल का कॉलेज और कुछ महीने की तैयारी या 1 साल की तैयारी देनी पड़ती है, कुछ वर्क एक्स देना, तो 4 से 5 साल का काम हो जाता है अच्छे कॉलेज से एमबीए करेंगे। तो अगर आपको राइटर बनना है तो आपको थोड़ा तो अगर आपको राइटर बनना है तो आपको थोड़ा तो एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें देना पड़ेगा, कि भाई ये, क्योंकि आपकी लिखी हुई जो चीज़ है वो हमेशा रहेगी ना इस धरती पे। और मैं वही बता रहा था कि एक जो क्रिएशन का सुख होता है। तो अब मैं फिर से दोबारा पिछली कैटेगरी पे आता हूँ। क्यों मैं बार बार इस बात पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा पढ़ना या वो चाहिए, क्योंकि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से ही आप जाने जाते हैं। आप देखिए, बड़े से बड़ा लीडर जो है, बड़े से बड़ा जो बिजनेस लीडर है या बड़े से बड़ा नेता है इस दुनिया का, वो केवल इस बात से जाना जाता है लॉन्ग रन में कि उसने क्या फ़ैसले लिए, कितने बड़े फैसले लिए, और वो फैसले कहाँ से आते हैं, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी चीज़ को लेके, उसका वो नज़रिया क्या है किसी चीज़ को लेके। और आप यही चीज़ देखिएगा, यही चीज़ जिनका सिलेक्शन होता है और जिनका नहीं होता, वो उनको में एक बेसिक फ़र्क होता है कि उनका नज़रिया, उनका अप्रोच बहुत अलग होता है चीज़ों को लेके। तो ये चीज़ किताबें पढ़ने से आती है, किताबें पढ़ने से भी आता है, ऐसा नहीं कि केवल किताबें पढ़ने से आती है। तो मैं फिर से आता हूँ कि पीछे जो बात बोल रहा था कि कोई भी चीज़ जो हमें सुनाई पड़ रही है वो कहीं ना कहीं मोटा मोटा लिखी होती है, चाहे वो रेडियो शोज़ हो, चाहे। अभी आ रही है आवाज़? क्या अभी कनेक्शन है हम लोग का? एक बार मेरे को कंफर्म कर दें, कुछ कॉल आ गया था शायद। कनेक्शन है अभी? अभी कनेक्शन है क्या? एक बार बता दें मेरे को। ओके ठीक है। तो
तो जो मोटा मोटा जो चीज़ थी कि अब इसमें मैं आता हूँ सीधे कि लेखक के तौर पे आप शुरुआत कैसे करें या क्या करना चाहिए। तो एक तो राइटिंग, इतनी वेब सीरीज बन रही हैं, किताबें भी लिखी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआत सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने का इस दुनिया में एक ही रूल होता है कि पहले आप देखें कि उस फील्ड में क्या क्या हुआ है। और चाहे आपको अगर स्पोर्ट्समैन ही बनना है, तो जैसे अगर आपको क्रिकेट ही खेलना है तो आप सबसे पहले देखेंगे ना कि तेंदुलकर ने क्या किया है, विराट कोहली क्या कर रहे हैं, या उससे पहले की तो एक बैकग्राउंड चेक, एक जो उसको बोलते हैं ना कि पूरा बैकग्राउंड आप नाप लें कि क्यों करना है। जैसे आप यूपीएससी की जब तैयारी करते हो तो आपके दिमाग में कोई ना कोई एक फिगर होती है ना कि अरे वो फलाने भैया थे या फलाने चाचा थे या फलाने कोई थे कि जिन्होंने ऐसा किया था तो हम ऐसा करेंगे। सेम राइटिंग में भी अप्लाई होता है। पहले आप देखें कि आपसे पहले जो राइटर्स आए हैं उन्होंने क्या क्या किया है, फिर आप अपने आप डिमार्केट कर पाएंगे कि आपको कविता लिखनी है, कहानी लिखनी है, उपन्यास लिखना है, आपको आर्टिकल्स लिखने हैं, आपको क्या लिखना है। उस पूरे उसमें कई सारे उसके एवेन्यूज़ हैं कि आपको आप एक चीज़ से एसोसिएट करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आर्टिकल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब किताब लिखने की बारी आती है तो नहीं लिख पाते उतनी अच्छी, उतना लंबा नहीं वो निभा पाते। कई लोग नॉवल बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन आर्टिकल नहीं लिख पाते उतना अच्छा है। जैसे मैं पर्सनली खुद की किताब ठीक ठाक मैंने लिखी होगी, लेकिन मेरे को आर्टिकल लिखने में बहुत आलस आता है, मैं नहीं कर पाता। मुझे लगता है यार ये एक पेज का तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा उसको। तो इस तरीके से आप पहले असेस कर लें उसको। फिजिबल नॉट ऑडिबल, अभी आ रही है मेरे ख्याल में जो महेंद्र ने यहाँ पे पूछा है, बट एनीवेज। तो वो एक तो देख लें तो हर तरीके का ये होता है। फिर आप उसमें जब देखेंगे कि आपसे पहले क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, कौन कौन लोग आए थे, तब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई यहाँ पे ये है और ये मेरे पसंद के राइटर है। जैसे जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तो एक किताब थी मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा की। वो एक स्मॉल टाउन में एक लड़की थी, उसकी कहानी थी। एक लंबी जर्नी थी, हीरोइन बनने की कहानी थी उसके, शाहजहाँपुर जैसे एक छोटे से शहर से। तो मैं खुद इस स्मॉल टाउन से आता था, मुझे कहानी ने बड़ा मुतासिर किया। मुझे लगता था मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मैं इस छोटे शहर में रह गया। लेकिन जब मैंने वर्षा वशिष्ठ की वो कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मतलब अभी दुनिया कुछ बीती नहीं है, इसमें तो अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। उस किताब ने ही मुझे होप दी, वरना मैं अपने कॉलेज में बहुत परेशान था अपने ग्रेजुएशन में कि भाई अब तो मैं नहीं कॉलेज कर पाऊँगा पूरा। लेकिन उस किताब ने मुझे वो होप दिया कि भाई यार ये काम मैं कर सकता हूँ। और उस इसकी शुरुआत के नाम पे तो आप पहले जो आपसे पहले आप पहले अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ें। एक तो वैसे भी ना किसी को किताब कौन सी पढ़नी है नेचुरली पिक करना चाहिए। आप जैसे बुक स्टोर में जाएं, आपको नेचुरली जो लगता है वो करेंगे, जो मैं बताऊंगा वो ना पढ़ें आप अपने आप पिक करें, अपने आप चूज़ करें उन किताबों को। और फिर देखें कि आपको किस में मन लग रहा है, कविता में लग रहा है, कहानी में लग रहा है, शॉर्ट स्टोरी में लग रहा है, नॉवल में लग रहा है, या नॉन फिक्शन में लग रहा है। क्योंकि नॉन फिक्शन भी एक बहुत बड़ा एरिया भी है इस दुनिया में। जो पिछले 2-3 साल में सबसे ज़्यादा किताबें बिक रही हैं वो सारी की सारी नॉन फिक्शन है। जैसे युवा नोराल हरारी की जो किताबें हैं, सेपियंस और 21 रूल्स फॉर 21st सेंचुरी, जो इस तरीके की किताबें इस दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में है। तो आप वो देखें कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद फिर आप देखेंगे इसमें क्या क्या वो 5-10 लोग धुरंधर कौन है जिन्होंने इसमें काम किया है। और ये किसी भी फील्ड के लिए ट्रू है। आप जो भी आप काम करें, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हो या कोई भी एग्जाम, आप देखें ना कि उसमें करने के बाद भाई आप जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आप देखते हो ना कि एक दिन जाके जो डीएम है वो दिन भर में उसकी ज़िंदगी कैसी है। और कई लोग आप में से जब जाके देखेंगे कि उसकी ज़िंदगी ऐसी है तो शायद कई लोग नौकरी करने के लिए भाग जाएंगे। जितना प्रेशर होता है, जितने झंझट होते हैं, जितना ज़्यादा आपको सबको बना के चलना पड़ता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और उसके बाद इसमें है कि पहले तो ये देखें कि वो कौन लोग थे, क्या किया इन्होंने। फिर आप देखें आपका इंटरेस्ट क्या है, फिर आप थोड़ा बहुत लिख के अपने दोस्तों से शेयर करना शुरू करें। देखिए इस दुनिया में कोई भी मूवमेंट जो है ना, वो कोई भी बात जो है वो आपके जो 4-5 लोगों का, फैमिली का एक ग्रुप होता है, एक दोस्तों का होता है, वहाँ से ही शुरू होता है। आपके जो पहले बायर्स होते हैं, जो आपके पहले वो लोग होते हैं जो आप पे भरोसा करते हैं बिना आपके प्रोडक्ट के, वो आपके घर वाले होते हैं। भाई अल्टीमेटली आपके घर वाले आप पे भरोसा करके ही कोचिंग करवा रहे होंगे ना। आप अभी आईएएस हो थोड़ी ना, आप अभी यूपीएससी या आपने एमपी पीसीएस या जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं अभी आपने क्लियर तो नहीं किया है ना। आप पे ये भरोसा है ना घर वालों का कि ये कर लेगा एक दिन, तभी तो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेम किताबों पे और कहानियों पे या किसी भी क्रिएटिव काम में अप्लाई होता है कि आप पे एक भरोसा होता है। और वो भरोसा करने वाले, जो ब्लाइंड फेथ करने वाले जो लोग होते हैं, वो आपके बहुत क्लोज दोस्त होते हैं या फिर आपके घर वाले होते हैं। तो उनको भरोसा करके वो पढ़वाएं चीज़ जो आपने लिखी है।
और मैं बिल्कुल ये सजेस्ट करूँगा कि अब चूँकि एग्ज़ाम आ ही गया है, तो आप पहले तो जो करियर बनाना है वो बना लें। जैसे जो सबसे बड़ी लर्निंग है ना, जैसे 20 साल में अगर किसी को ये लगता है कि मुझे राइटर ही होना है, तो उसको किसी दिव्य प्रकाश दुबे को सुनने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन मेरे को सुनने के बाद या किसी राइटर को सुनने के बाद, या आपको लगता है कि नहीं आपको राइटर होना है, तो पहले आप एक करियर बना लें, फिर देखें कि क्या करना है। आप पैरेलल एक रेवेन्यू स्ट्रीम की हर महीने आपको ये नहीं होना चाहिए कि जो एक बहुत हम लोग फैंटिसाइज करते हैं ना एक टर्म कि हम स्ट्रगल करेंगे, हम बॉम्बे आके स्ट्रगल करेंगे। वो सब करने के चक्कर में आप पहले तैयार होके आए। बॉम्बे बहुत लोग आते हैं लेकिन वो लोग तैयार होके नहीं आते, वो आप तैयारी करके आए। और उसके बाद जो उसके आगे की बात है कि ये जब आप तैयारी के साथ आएंगे तो आप बेटर प्रिपेयर्ड रहेंगे, आप फेलियर के लिए भी तैयार रहेंगे। तो सेम चीज़ हुई, पहले आपने राइटर्स को देख लिया, फिर आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है वो आप देखिए। उसके बाद आप अपने दोस्तों पे, जो पहले अगर वो लोग कह रहे हैं कि हाँ यार सही है और लिखो और लिखो और लिखो, तो आप एक चीज़ मानिए कि अगर आप राइटर हैं, राइटर वही होता है जो लिखता है। आप इस बात का वेट नहीं करिए कि कोई प्रोड्यूसर मेरी कहानी पे पैसा लगा देगा, कोई पब्लिशर मेरी कहानी पे वो लगा देगा। आप पहले लिखते रहिए, अपने मन से सब कुछ बाहर कर दीजिए, आप सब कुछ निकाल के रख दीजिए टेबल पे और वेट करिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि आज आपने लिखा और कल कोई जवाब दे देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 4 किताबें लिख चुका हूँ, ठीक ठाक किताबें बिक चुकी हैं, तब भी जो मैं अपने पब्लिशर को भेजता हूँ किताब, उसको भेजने से लेके किताब आने का समय कम से कम 6 से 8 महीने है। और होता क्या है, जब शुरू आप कर रहे होते हो तो आप सोशल मीडिया पे डालते हो, तुरंत 10-15 लाइक आ जाते हैं, 100 लाइक आ जाते हैं, तो आपको लगता है नहीं यार अब तो मेरे को राइटर हो जाना चाहिए। ज़रूर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये ना एक लंबा प्रोसेस है। राइटर्स जैसे इसमें एक बड़ा अच्छा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राइटर्स किस तरीके के लोगों को होना चाहिए। पहले तो जो भी राइटर होते हैं ना, उनको अकेलापन बहुत, मोस्टली लोगों को अकेलापन बहुत पसंद होता है। मोस्टली लोगों को वो अकेले अपने साथ जूझना, अपने साथ, आप अगर अकेले नहीं बैठ सकते तो आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन अगर आप अकेले में बोर हो जाते हैं अपने साथ बैठे बैठे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कम से कम राइटिंग तो नहीं कर सकते, है ना। आप अगर अकेले अपनी कंपनी इंजॉय करते हैं तो आपके आपके चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि राइटिंग बहुत अकेले वाला काम है, बहुत बंद के बैठ के, जहाँ पे बंद कमरे में या इवन गार्डन में या कहीं पे भी जहाँ बैठे, लेकिन वो अकेले वाला काम है ना। तो वो चीज़ अगर आप नहीं कर सकते तो आप भूल जाइए कि आप राइटर हो सकते हैं, है ना। और कि दूसरी जो चीज़ है कि आपके अंदर जो एक पेशेंस होना चाहिए, पहली जो, और वो पेशेंस मुझे लगता है किसी भी चीज़ के लिए होना चाहिए। जो भी, अगर आपका एक बार नहीं होता सिलेक्शन तो आप अगले साल देते हो, फिर अगले साल देते हो। आपको अंदर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो बता रही होती है कि नहीं यार हो जाएगा, कोई बात नहीं, इस साल नहीं तैयार थे अगले साल कर लेंगे, उसके बाद कर लेंगे। वो एक पॉइंट के बाद फिर आपको रियलिटी चेक होता है, और वो या आपको अपना खुद का भी सेल्फ असेसमेंट करते रहना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि इसको करके आजीविका कैसे कमाएं और क्या करें और क्या क्या कर सकते हैं। देखिए दुनिया भर के राइटिंग में बहुत तरीके के काम होते हैं। अगर आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं तो उसका भी बहुत ठीक ठाक पैसा मिल जाता है, करीब करीब 1 रुपये पर वर्ड से लेके कुछ भी मिल जाता है। महीने में 20-30 हज़ार वर्ड आप कर सकते हैं, आप जो पैरेलल कुछ करते हुए। दूसरे जो फिक्शन राइटिंग है, जैसे सीरियल की राइटिंग जो है, उसमें बहुत पैसा है। मतलब जो जो लोग भी टीवी सीरियल लिखते हैं, अगर आप एक बार थोड़ा सा आपका नैक है बोली पे, वहाँ की भाषा पे, तो अ, तो आप बहुत अच्छे, आप अगर टीवी सीरियल देंगे तो आपको कई बार लगेगा यार ये तो मैं भी लिख सकता हूँ, ये बातचीत ही तो है। इस दुनिया का सारा अच्छा टेलीविज़न अच्छी बातचीत ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो टीवी जो है वो, उसको आप वैसे वहाँ पे टीवी इंडस्ट्री में जा सकते हैं। रेडियो में ठीक ठाक अब पैसा आ गया, वहाँ पे आप कॉपी राइटर हो सकते हैं। जो आप ऐड सुनते हैं वहाँ पे जाके आप कॉपी राइटर हो सकते हैं। वहाँ पे जैसे आपको अगर थोड़ा प्रोडक्ट बनाने का शौक है, अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए आपको लगता है कोई आप टीवी पे ऐड देखते हो, आपको लगता है यार इससे अच्छा तो मैं लिख सकता हूँ, तो आप रोकिए मत अपने आप को। आप मान लीजिए कि आपको ये काम मिला है कि भैया मुझे अंबुजा सीमेंट का ऐड लिखना है, आप उससे बेहतर लिखिए, वो तैयारी करते रहिए। ऐसा ना हो कि जब आप दिल्ली या बॉम्बे या कहीं पे भी किसी ऐड एजेंसी में जाएं और फिर आपको जब काम मिले तो आप सोचें नहीं यार अच्छा मैं क्या ऐड लिखूंगा। जब आप वहाँ जाएं तो आप प्रिपेयर्ड जाएं। जैसे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है आपके मध्य प्रदेश का ही, पुनीत शर्मा है, जिसने अभी गुलाबो सिताबो कल आ रही है, उसमें गाने भी लिखे हैं, और संजू नाम की फिल्म में भी गाने लिखे थे पुनीत शर्मा ने। तो मैं पुनीत शर्मा को 2009 से जानता हूँ, जब वो यहाँ पे इंदौर में रेडियो में काम किया करते थे। और तो जब वो पहुँचे ना, तो वो खुद सैकड़ों गानों की तैयारी कर चुका था। वो जैसे आपको कोई एक लड़की भीगी भागी सी गाना पड़ा है, और फिल्म बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा धुन के ऊपर गाने लिखे जाते हैं। तो वो धुन आपके सामने खुली पड़ी हुई है, वो आपके सामने, आप उस धुन पे, उस फिल्म की सिचुएशन पे अपना गाना लिखें, आपको कौन रोक रहा है।
आप वो तैयारी करके आएँ, बॉम्बे में आके ये सब डिस्कवर ना करें, है ना। तो ये सब आप देखें, जो नॉवल राइटिंग है, पूरी दुनिया के जो सबसे अच्छे नॉवल हैं वो सारे के सारे करीब करीब ऑनलाइन फ्री पड़े हैं। आप वो 40-50 किताबें पढ़ें, ऐसा ना हो कि आपने 2 किताब पढ़ी और आपको लगा नहीं यार अब तो मैं बन गया, अब तो मैं नॉवल लिखूंगा और अब मेरी किताब। और एक चीज़ और, जो से बहुत सारे ऐसे भी राइटर्स मेरे को मिले हैं जो बोलते हैं कि यार हम तो किसी का नहीं पढ़ते क्योंकि हमारे उस पर इम्पैक्ट आ जाएगा, हम जो सोच रहे हैं, हम जो देख रहे हैं। जो मुझे बात सिरे से गलत लगती है, क्योंकि इस दुनिया में ओरिजिनल कोई नहीं क्रिएट कर रहा, ओरिजिनल हो ही नहीं सकते आप, आपका एग्जिस्टेंस ही ओरिजिनल नहीं है ना। आप जैसे बोलते हैं, मोस्टली लोग जैसे अपनी माँ से बात करते हैं, अपने पिता से बात करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, वो सब कुछ एक सीरीज ऑफ नकल का हिस्सा होता है ना। तो आप ये भूल जाएं, पहले आप जो है ना, जैसे जो आप उसमें डाल सकते हैं वो है आपका स्टाइल, वो नया हो सकता है। बात सारी जितनी कही जा सकती थी इस दुनिया में, सब कुछ कही जा चुकी है। आप ऐसे कोई बात आपके पास नहीं होगी इस पूरी दुनिया में कि वो नई बात हो, है ना। बस उस नई बात को कहने का अंदाज नया होता है ना। तो ये चीज़ समझें आप। तो पहले तो अगर आपको अकेलापन पसंद है, आप अपने साथ वो कर सकते हैं, तो आपको राइटिंग में आना चाहिए। बाकी तो और कोई क्राइटेरिया नहीं है सिवाय इसके कि आप अपने आप को फोकस करके लिख सकते हैं। और उसके बाद है कि लेखन के क्षेत्र में और भविष्य क्या है। तो सर देखिए, इसमें लेखन का भविष्य क्या है, ये तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैंने किताब पढ़ी थी, पीजी तेंजिंग नाम के एक आईएएस थे, केरला कैडर में थे वो, 2 डिपार्टमेंट हेड करते थे। 42 की एज में उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, करियर अच्छा चल रहा था, एक बाइक खरीदी इनफील्ड, और अगले 9 महीने में उन्होंने 25,900 किलोमीटर हिंदुस्तान भर में बाइक चलाई। उसके 1 साल के अंदर वो किताब लिखी। मैं किताब का नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं बाद में कमेंट में डाल दूंगा। और उसके 1 साल बाद, उसके 2-4 महीने बाद किताब आने के उनकी डेथ हो गई, 43-44 की एज में, करीब करीब इतनी सी बात है। तो जो जो इस तरीके का वो था कि आप ऐसे सोचिए ना कि उन्होंने तो ये नहीं सोचा होगा कि वो लिख के क्या करने वाले हैं, क्या नहीं कर। एक सेकंड। तो पीजी तेंजिंग ने तो ये नहीं सोचा होगा ना कि वो राइटर बनेंगे या नहीं बनेंगे। 43 की एज में इस देश की सबसे बड़ी नौकरी छोड़ के वो आदमी राइटर हो गया, जो आखिरी आइडेंटिटी है उनकी एज अ राइटर ही है। तो जैसे राइटर किस एज में क्या कैसे बन सकते हैं, उसका तो कोई एंड ही नहीं है। कब आपको इंस्पिरेशन आ जाए और कब आप लिखने बैठ जाएं, उसका तो कोई एंड नहीं है ना। तो क्योंकि अभी तो आप जिस नौकरी के लिए परेशान हैं, तैयारी कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं इस देश में जो ये नौकरी छोड़ के भी कुछ कर रहे हैं, है ना। तो वो जो अनुभव है उसको आप ऐसे समझिए कि आपको इतना अनुभव हो गया कि आप इस लायक हो कि आप लिख सकते हैं, या ऐसा कोई दिन नहीं आएगा। आपको उसमें एक एक लीप ऑफ फेथ ही लेना पड़ता है कि यार मैं लिखूंगा, और मैं कोई ऐसी बात बता रहा हूँ कि जो लोगों को पसंद आएगी। जैसे कोई व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा चुटकुला या कोई बहुत मोटिवेशनल कहानी आती है, तो आपको अंदर एक अर्ज होती है ना कि यार मैं अपने दोस्तों को शेयर करूँ। कहानी लिखना, किताब लिखना बिल्कुल वैसी अर्ज है कि आपके अंदर वो अर्ज होती है। जैसे बच्चों को एक अर्ज होती है ना कि आज मेरे साथ ये हुआ। जब वो रोज शाम को जब बच्चे खेल के लौटते हैं, छोटे बच्चे, तो उनके अंदर एक अर्ज होती है, वो बताना चाहते हैं कि आज स्कूल में ये हुआ, आज जब मैं खेलने गया तो ये हुआ। किताब लिखना वही अर्ज है, या कोई भी क्रिएटिव काम करना वही अर्ज है कि आप कैसे वो कहानी बताएंगे, कैसे आप वो कहानी आप बता रहे हैं। आप ये देखिए, किताब आपको क्या लिखनी है वो सब सेकेंडरी है, उसके लिए हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे कि कैसे लिखना है, क्या करें, कैसे वो करें। लेकिन आप वो देखिए कि आपके अंदर वो अर्ज है क्या। अगर वो अर्ज है तो आपका काम बस एक ही जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि उस अर्ज को आप बचा के रखें, उस अर्ज को जाने ना दें। जैसे कोई आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर एक अर्ज होती है कि नहीं मुझे चाहिए। वो अर्ज, इस दुनिया के सारे काम जो भी इम्पोर्टेंट है वो कहीं ना कहीं मोटिवेशन से नहीं आते, एक पॉइंट के बाद वो ज़िद की वजह से होते हैं पूरे। वो आप देखिए कि आपके अंदर वो ज़िद है या नहीं है। तो ये मैंने जो कई सारी फील्ड बताई, इसमें चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो थिएटर में, इनफैक्ट आप लोग वहाँ पे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा थिएटर होता है, वहाँ पे आप थिएटर में शुरू में बस मैं ये बोलूँगा कि किसी के कहने की बजाय ना आप लिखते रहें, वो क्रिएट करते रहें। वो डब्बे में जाएगा, कूड़ेदान में जाएगा, उससे मैटर नहीं करता, वो आप बस करते रहें क्रिएट। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि उस जो आपने लिखा है उसमें से आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि अच्छा है या ख़राब है। और जो भविष्य के नाम पे आप ये देखिए ना कि इतना कंटेंट इस देश में अब चाहिए लोगों को, इतना कुछ
लिखा का बनाया जाना बाकी है। अब स्टोरी टेलिंग इतनी बेटर होती जा रही है कि आप जितना ज़्यादा अपने यहाँ की कहानियाँ, जो आपकी लोकल कहानियाँ हैं, वो लेके आएंगे, उतना ही ज़्यादा खुले हाथ से आपको लोग लेंगे, हाथों हाथ लेंगे। और इसीलिए मैं इसको बहुत 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 ही अच्छे तरीके से, मतलब बहुत पॉजिटिव उसमें देखता हूँ। मेरे को लगता है अगले 5-7 साल में हिंदी में लिखने वाले जो एकदम से लोग कायदे से किताब लिखने वाले, ऐसे कम से कम 5 या 10 राइटर होंगे जो बहुत रिस्पेक्टेबल पैसा भी कमा रहे होंगे और उसमें काम भी कर रहे होंगे उस फील्ड में। अच्छा, अब इसमें मैं एक सवाल एक दो ले लेता हूँ, जो मुझे लगता है अगर कोई लेखन में एरिया में जाना चाहता है तो पहला एसेंशियल ट्रेड व्याकरण और शब्दकोश पे पकड़ होना है अपने, उसके लिए ट्रेड डेवलप करने के लिए। मैं आपने क्या किया, हिंदी इज़ मदर टंग, जरूरी नहीं है कि ग्रामर नॉलेज में। हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं एक चीज़ आप ये समझिए कि जो कहानियाँ सुनाना है इस दुनिया में ना, अगर कहानियाँ भाषा और व्याकरण से ही सुनाई जाती तो इस दुनिया के जो सबसे बड़े लेखक लोग होते वो सारे के सारे किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते, जबकि ऐसा सच नहीं है। जो लोग प्रोफेसर होते हैं या जो हैं, तो आप जो भाषा और व्याकरण किसी चीज़ को बताने के टूल हैं, बात नहीं है। कहानियाँ वो बात होती हैं, या कविता वो बात है जो आपको बतानी है, वो चीज़ आपको जो बतानी है। वो बाकी सब जो भाषा है, व्याकरण है, वो आप धीरे धीरे अपने आप डिस्कवर करेंगे कि आप किस तरीके की भाषा में कंफर्टेबल हैं, आप किस तरीके। अगर आपको लगता है कि आपको मुश्किल हिंदी लिखनी चाहिए या मुश्किल जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें आपको लगता है एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आप उसमें करिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके हर कहानी का ना अपना एक, हर राइटर का अपना एक स्टाइल होता है, वो जो उसको सही लगता है, और जो उसको सही लगता है वही सही होता है। अगर आप मेरे को जैसे बोलोगे कि नहीं मैं बड़ी क्लिष्ट हिंदी में लिख दूं, तो मेरा मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे वो आता ही नहीं है। तो भाषा और व्याकरण पता ज़रूर होना चाहिए कि वह, आप ऐसा ना हो ना कि राम स्कूल जाता है तो जाता स्कूल राम लिखें, वो तो बेसिक उसकी समझ है सिंटेक्स की। लेकिन अब आप राम को पाठशाला लिखना है कि स्कूल लिखना है, भी आपके हाथ में है ना। आप कैसे बेटर इमेजरी क्रिएट कर पाते हैं उसकी। तो आप ना भाषा और व्याकरण पे ध्यान दें, लेकिन इतना भी ज़्यादा ना दें कि वो जो बात आपको बतानी है वो रह जाए। अल्टीमेटली गेम सारा उस बात का है, उस अर्ज का है जो आपको बताना है। आपको कई बार ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ लगती है कि अरे यार ये तो मैं बताता ना तो बिल्कुल मज़ा आ जाता, मैं करता। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि जैसे लेखन में आना है तो आप उसकी भी प्रैक्टिस शुरू कर दें। प्रैक्टिस इन अ वे कि जैसे अगर आपको लगता है कि ऐड आप अच्छा लिख सकते हैं तो आप ऐड लिख दें, आप वेट ना करें किसी के पैसा देने का। आप ऐड अपना बनाते रहें, आपको धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस होगी ना। आप कम से कम 100 ऐड लिख लें। या अगर आपको लिरिक्स राइटिंग का है या अगर आपको गाने लिखने का है, तो आप धुन पे गाने बनते हैं बॉम्बे में, लिखने हुए पे धुन बहुत रेयरली बनती है। तो आप वो धुन खुली हुई है, कोई भी गाने की कोई पिक्चर आती है, आप उसकी धुन लें और उस पर गाना लिखें। उस पिक्चर की सिचुएशन देखें कि इस राइटर ने ऐसा क्यों लिखा था। एक लड़की भीगी भागी सी को एक लड़की भोली भाली सी भी तो लिख सकता था ना। तो क्या सिचुएशन बदलती या क्या होता। तो वो आप करके देखें उसको। तो वो 150 गानों की प्रैक्टिस कर लें। अगर आपको नावल लिखना है, किताब लिखनी है, तो आप पहले तो वो जो लोग उसमें हैं फील्ड में, और आप लिखें। आप वेट ना करें कि अरे यार कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि किताब लिखने के लिए एक किताब मनोहर श्याम, कुछ एक राइटर्स को आपको पढ़ लेना चाहिए, तो आपको एक समझ विकसित हो जाएगी। जैसे कि आजकल रामायण बहुत पॉपुलर हुआ, महाभारत बहुत पॉपुलर हो गया। तो महाभारत के ही जो एक डायलॉग राइटर थे, राही मासूम रज़ा साहब थे, और उनकी सारी किताबें पढ़ लेनी चाहिए आदमी को। जो भी ऑनलाइन मिलती हैं ऑफलाइन मिलती हैं, आप पढ़ डालिए। क्योंकि उन्होंने 125 फिल्में लिखी थी, किताबें लिखी थी, सीरियल लिखा महाभारत। और पिताश्री माताश्री जैसे जो टर्म थे वो उन्होंने ही दिए, उससे पहले थे नहीं। तो उनको पढ़िए। मनोहर श्याम जोशी ने बुनियाद और हम लोग लिखा था। फिर हे राम जो फिल्म थी, और कई सारे हिट सीरियल लिखे, किताबें लिखी। और वो टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत टॉप पोजीशन पे भी थे। तो वो सब कुछ पैरेलली कर रहे थे। तो आप, ऐसा नहीं है ना कि एक दिन सुबह बैठ के आप 10 बजे बैठ के लिखने बैठ जाएंगे, वो बहुत बाद में और बहुत कम लोगों के साथ होता है। आप जो भी कर रहे हैं उसमें साथ में टाइम निकालें। एक चीज़ और कि जो जो भी आप कर रहे हैं, आप एक डेडिकेटेड टाइम और एक उसको दे दें, अगर आप इसको लेके सीरियस हैं उसको। क्योंकि ये एक तरीके से ना वैसा है कि आपको एक मैच खेलना है, और जिसकी बैटिंग प्रैक्टिस आप आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, एक आध साल 6 महीने तक कर रहे हैं, तो वो करते रहें। वो धीरे 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 बिल्डअप हो जाएगा। तो फिर वैसा करें। हाँ, और इसमें आती ये इसमें प्रभात जी ने कुछ पूछा था, वर्तमान परिवेश में तत्सम शब्दों का युक्त हिंदी भाषा में क्या भविष्य है, नई वाली हिंदी पुरानी। सर ये नई वाली हिंदी, ये अभी इस वाले ना इस टॉपिक का जो आज मैं बात कर रहा हूँ ना, वो उसके साथ नहीं जाएगा। इस पे हम अलग से करते हैं बात कभी। और
हाँ, इसमें मुकीम खान ने पूछा है कि सर किसी स्टोरी या उपन्यास को लिखने से पहले आप उससे क्या मैसेज देना है उसका भी ध्यान रखा जाता है। क्या मैसेज देना ये ध्यान नहीं रखना है, या वो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे आप ना कोई भी कहानी या किताब या कविता जब लिखते हैं तो आप ये देखिए आपको लिखनी ही क्यों है, वो बात बतानी ही क्यों है ना। वो बात क्या है, कैसे, वो है, वो पहले क्यों बताना है ये बात। जैसे फॉर एग्जांपल मुसाफिर कैफ़े से बहुत सारे लोग इस ग्रुप में परिचित हैं। तो मुसाफिर कैफ़े की अगर एक लाइन में कहानी तोड़े हैं तो यही है ना कि हम लोगों का अपनी एक, हम लोग की जो भी लाइफ चल रही होती है हमारे पास एक ऑल्टरनेट प्लान होता है, और ऑल्टरनेट प्लान हम कभी एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। मुझे लगता था कि यार मैं तो नहीं कर पाया, चलो कोई बात नहीं, चंदर तो कर सकता है। तो वो ऑल्टरनेट प्लान की कहानी थी कि हम जो सपने बनाते रहते हैं पूरे नहीं कर पाते, और ये हर किसी के साथ सच है। तो इसलिए वो कहानी शायद सब लोगों को पसंद आती है, बहुत से लोगों को पसंद आती है, क्योंकि हर किसी का लाइफ में वो अल्टरनेट प्लान होता है। ये बात मुझे क्लियर थी कि ऐसे इसको दिखाना है। अब क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो फिर हर राइटर के, अगर आपको मैं मुसाफिर कैफे की कहानी बता दूं या कोई भी प्रेमचंद की भी कहानी बता दूं, वही कहानी मैं आपको बोलूँगा आप लिख दीजिए, तो आप अलग तरीके से लिखोगे, और यही आप एज अ राइटर एज अ ह्यूमन बीइंग उसमें डालते हो अपनी तरीके से उसमें। समाज की मांग के हिसाब से लिखना कितना सही है ये प्रभाकर, समाज की मांग तो बहुत बात की बात है। मुझे लगता है आपको केवल एक आदमी को ध्यान रख के लिखना चाहिए, और वो खुद हैं आप। आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि 1 लाख लोगों को, क्योंकि अगर आप 1 लाख लोगों को या 50,000 लोगों को या 5,000 लोगों को या 25 लोगों को भी ध्यान में रख के लिखेंगे तो कभी लिख ही नहीं पाएंगे। 25 लोग एक साथ खुश नहीं होंगे। उस एक चीज़ से अगर आप खुश हो गए तो बाकी सब लोग भी खुश हो जाएंगे। और अगर आप खुश हैं, बाकी दुनिया नहीं खुश हो रही, एक आदमी दुनिया में खुश नहीं हो रहा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। किताब की सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि किताब मार्केट में आने के बाद से मज़ा नहीं देती, वो सारा मज़ा एज अ राइटर आप उसको बनाने की प्रोसेस में उठा चुके होते हो। और वो आपको मज़ा, वो सब एडेड है, वो सब ऊपर की गार्निशिंग है जो धनिया डाल देते हैं, वो मज़ा सब आपको पहले ही आ जाता है। कि अच्छा, ये मैं बता देता हूँ। कार्तिकेय ने पूछा है कि किसी पांडुलिपि की किताब बनने की प्रोसेस क्या रहती है। तो हाँ, तो जब आप पब्लिशर को किताब भेजेंगे तो देखिए, अगर आपने शॉर्ट स्टोरी लिखी है तो नॉर्मली पब्लिशर 5 शॉर्ट स्टोरीज मांगते हैं। अगर आपने नॉवल लिखा है तो 5 चैप्टर मांगते हैं। अगर आपने पोइट्री लिखी है तो 10 से 15 पोइट्री मांगते हैं। अगर आपने नॉन फिक्शन लिखा है तो उसका भी 5 चैप्टर मांगते हैं। उस 5 चैप्टर में और एक सिनॉप्सिस में वो लोग असेस कर लेते हैं कि हमें ये किताब छापनी है कि नहीं छापनी है। अब जो सिनॉप्सिस है वो एक पेज में आपको समराइज़ करना होता है, और मैं कहता हूँ कि हर किताब एक लाइन में समराइज़ हो सकती है। तो वो एक लाइन में आप समराइज़ वो जो करना है वो कैसे करते हैं उस पर बहुत सारा डिपेंड करता है कि उस कहानी के साथ वो लोग, क्योंकि जो भी पब्लिशर आपकी किताब को हाँ बोलेगा वो अगला 6-8 महीना 9 महीना मेहनत करेगा ना उस पर, तब किताब आएगी, तब जाएगी। तो वो उस किताब पे जब मेहनत करेगा तो उसको वो आइडिया इतना एक्साइटिंग होना चाहिए ना कि वो 8-9 महीने उसको ज़िंदगी को दे पाए। और इनफैक्ट आपने भी जितना टाइम लगाया है आपको भी वो आइडिया बहुत एक्साइटिंग रहेगा, आपको खुद के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, तभी आप उसको लंबे समय तक उसके साथ जी पाएंगे, अदरवाइज़ आप जी नहीं पाएंगे उस आइडिया के साथ में। तो ये है बात। तो मतलब ये प्रोसेस है पांडुलिपि को भेजने का। नॉर्मली लोग मेल पे ले लेते हैं या फिर फिजिकल कॉपी भी जाती है, बट मेल पे। और सारे पब्लिशर कहाँ से ढूंढें, उसका बहुत आसान तरीका है, अमेज़ॉन की साइट पे जाएं, वहाँ पे हज़ार किताबें, जो किताबें आपको पसंद हैं उनके पब्लिशर के नाम देखिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, हर किसी का एड्रेस वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको ये पब्लिशर का किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो सब कुछ ओपन सोर्स है उसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। और मैं देखता हूँ और कोई सवाल। ठीक है, डन। तो मैं अब कभी इसमें आराम से भोपाल, अब पता नहीं कब खुलेगा लॉकडाउन और कब मैं आ पाऊँगा, मेरा इतना मन है आने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीच में थोड़ा बहुत टेक्निकल इश्यूज रहे और वो सब रहा, और आई होप कि बहुत सारे सवालों के, कुछ सवालों के जवाब आपको मिले होंगे और बहुत सारे सवालों के जवाब रह गए होंगे। और जो सवालों के जवाब रह गए हैं वो इसलिए भी ज़रूरी हैं कि आप वो, जैसे एक जिग्जा पजल की तरह है सब कुछ, कि कुछ हिस्से मैंने पूरे कर दिए, कुछ हिस्से आप अपने आप पूरे करेंगे, और तब ये बात पजल पूरी होगी, तब ये बात पूरी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत अच्छा लगा कि आपने बुलाया और इतने सारे लोग सुन रहे हैं और सुन रहे थे उसमें। और बहुत जल्दी मैं भोपाल आता हूँ तो सबसे मुलाकात करता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर पेपर। और एक चीज़ ध्यान रखिए, एक पेपर, एक एग्ज़ाम कभी आपकी लाइफ डिसाइड नहीं करते कि अच्छी या बुरी, और आपको कितना लंबे रेस के घोड़े हैं आप, एक पेपर डिसाइड नहीं करते। तो आराम से टेंशन फ्री होके पेपर दीजिए और बताइए फिर, और आप लोग मिलें। और जब भी आप लोग पेपर की तैयारी करें, और उसके बाद जितनी भी ज़्यादा किताब, मैं लक्ष्मी सर को लिस्ट भी भेज दूंगा जो किताबें पढ़ लेनी चाहिए किसी को भी, जो लोग सीरियस हैं राइटिंग को लेके, तो फिर हम आप लोग उसे वो शेयर कर देंगे इस ग्रुप में। डन डन, ओके बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।